नमस्ते करुणा जी। नमस्ते। नमस्ते 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 मैम। नमस्ते नमस्ते सबको। मैं भी 15 मिनट से वेट कर रही थी कि स्टार्ट हो क्लास। एक्चुअली में लेट हुआ आज क्लास। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलिए 1 मिनट लेट से कुछ नहीं होता। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमें सबको क्लियर है? जी मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? फिर मैम सवाल पूछेंगी मैम। नहीं, आ जाएगा सबको। कोई और बताइए। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बताएं भैया। मैम आपने जो बताया ना कि सर्वाइकल में वर्टिब्रा को डिवाइडेड किया है बॉडी के ऊपर में, तो हाँ हाँ फर्स्ट जो सेल है हम्म, मीन्स हेड रीजन जो है तो वो C1 में ही आएगा, जैसे V1 V2 V3 ऐसा समथिंग लिखा था वो बुक में। हाँ हाँ, मतलब वो सर्वाइकल 1 जो है वो इतने एरिया को कवर करता है। पूरा एरिया अभी हम को। इसी के ऊपर एक वो वीडियो देख लेते हैं, ओके मैम है ना? एक और क्वेश्चन था कि हाँ जो हाँ हमने एरोटा के बारे में पढ़ा था, और एरोटा में अगर कैल्सिफिकेशन है तो उसको भी हाँ जीरो हाँ। पे ही हम लोग करेंगे ना? जीरो आपको बहुत जगह पर होगा। एरोटा का देखिए आपको कहाँ से इनिशियल जीरो से स्टार्ट, फिंगर नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और लगभग सब पे मिल रहा है आपको, ओके, है ना? तो तो अगर आप उसका पावरफुल ट्रीटमेंट देने के लिए आप सब पे लगा सकते, जीरो मैम पर। कैल्सिफिकेशन है तो उस पे भी यही होगा ना, 3 6 स्टोन 4 5 सिरेट, जीरो हाँ वर्टिकल पे, राइट टर्म पे। ओके ओके। कोई बताएगा कौन सा पेज नंबर था? तो मैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 90 पे। पैरा 3 ना मैम? हाँ हाँ, चैप्टर नंबर 4। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इन वर्टिब्रा ऑफ स्पाइनल कॉलम। मैम मुझे अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं आत्रे की, प्लीज सब हाँ हाँ विनीता जी, मुझे याद है इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। मेरे पास हिंदी की एक बुक पड़ी थी, तो एक बारी और आ जाए तो मैं आपको भेज देती हूँ, है ना? हाँ ओके मैम। ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि बिना सीटी स्कैन, बिना एमआरआई और बिना एक्सरे के कैसे हम पता करें कि कमर में कौन सी नस दबी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह इजीली पता चल जाएगा कि हमारे कमर में कौन सी नस दबी हुई है जिसकी वजह से पैरों में दर्द कहाँ पे हो रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे मायोटोम्स और डर्मोटोम्स के विषय में। हमारे स्पाइन से हर वर्टिब्रा के बीच से जैसे L3, L4, L4, L5 से नर्व रूट निकलती है जो हमारे अलग अलग एरिया को सप्लाई करती है। तो जो स्पाइनल कार्ड से नर्व रूट निकलती है, नर्व रूट एंटीरियर नर्व रूट या पोस्टीरियर नर्व रूट, दोनों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि आप एंटीरियर की बात करें तो उसकी सप्लाई मसल्स को पावर एक्शन देने के लिए है, और पोस्टीरियर की बात करें तो हमारे स्किन के सेंसेशन को देने के लिए है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम घर में एमसीबी बॉक्स लगाते हैं और एमसीबी बॉक्स से हर एमसीबी का अलग अलग सप्लाई अलग अलग एरिया को होता है। तो हमें एरिया को देखने के बाद भी पता चल जाता है कि यहाँ का सप्लाई डिस्टर्ब है तो कौन सा एमसीबी हमारी ट्रिप हुई है, या फिर एमसीबी को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सी एरिया की प्रॉब्लम हुई होगी। सेम इसी तरह हमारे स्पाइनल कार्ड के यदि हम लोग स्पाइन का एमआरआई कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में डिस्टर्ब हुआ होगा, या एरिया की प्रॉब्लम की वजह से हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सी नर्व रूट कंप्रेस हुई होगी। तो इसमें भी हम दो, जैसे मैं बोला कि अभी तो हमें दोनों चीजें पता चल सकती हैं कि हमारा यदि मसल का एक्शन पुअर हो रहा है, दैट मींस एंटीरियर नर्व रूट कंप्रेस कर रही है, जो स्पाइन से निकल रही है वो दो पार्ट में एंटीरियर और पोस्टीरियर हुई। और यदि सेंसेशन की प्रॉब्लम हो रही है, दैट मींस की पोस्टीरियर इन्वॉल्व हुई है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम, एक्स्ट्रा केयर के न्यूरो सेक्शन से। तो पूनम, इसको इजीली हम पता कर सकते हैं, तो ये डर्मोटोम्स कैसे पता चल जाता है, इसकी सप्लाई कैसे होती है? जो हमारी लोअर लिम्ब की डर्मेटोम की सप्लाई है वो हमारी L2 से लेके S3 तक होती है, जो कि हमारी जो L2 है वो हमारी इंटीरियर ऑफ द थाई को सप्लाई करती है, L3 हमारे नी रीजन को सप्लाई करती है, L4 हमारी मीडियल पार्ट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है,
अप टू द मीडियल मेल्यूलस। और जो L5 होता है वो हमारे लेटरल पार्ट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है, डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है। उसके अलावा जो हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टोज हैं उनको सप्लाई करती है। उसके बाद जो हमारी लास्ट 2 टोज रहती है उनकी सप्लाई S1 से होती है। S1 हमारी 2 टोज को और लेटरल पार्ट जो फुट का है उसको सप्लाई करते हुए पीछे बैक में हाफ ऑफ द काफ मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद S2 हाफ ऑफ द काफ मसल से स्टार्ट होके पूरा बैक ऑफ दी थाई को सप्लाई करती है ग्लूटियल फोल्ड तक। उसके बाद S3 और S4 जो होती है वो हमारी एनल रीजन को सप्लाई करती है। अच्छा डॉक्टर पूनम, इसका जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला कि ये हमारी सप्लाई मीडियल साइड की हो गई, तो चूंकि इतने एरिया में पेन हो रहा है तो कुछ ऐसा डर्मोटोम्स डॉट्स भी होते हैं क्या जिससे कि सेंसरी ज़्यादा अच्छा पता चले और हम लोग बता सके कि हाँ इस जगह सबसे ज़्यादा पेशेंट को पता चलता होगा? तो थोड़ा सा आप सेंसरी डॉट के विषय में बताएं। अगर जैसे डर्मेटोम्स होते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया में, कई बार पेशेंट इतने कंफ्यूजन में होते हैं, पेन इतना होता है उनको पता नहीं लगता है। कई बार उनको टेस्ट करो ये एरिया तो वो सेम डर्मेटोम एरिया में कभी कहीं लगता है उनको आ रहा है, कहीं पे नहीं लगता। तो इसके लिए एक डर्मेटोम्स का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम L4 का देखें तो जो हमारी मीडियल मेल्यूलस होती है यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम मीडियल मेल्यूलस पे सेंसेशन चेक करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट सेंसेशन होती है। और इसके अलावा ऐसे सारी जितनी भी हमारी लोअर लिम्ब के डर्मेटोम्स हैं उन सब के डॉट्स पॉइंट होते हैं। जैसे L2 का जो डॉट्स पॉइंट होता है वो हमारी मिड ऑफ दी थाई पे होता है। L3 का जो डॉट्स पॉइंट होता है वो हमारी फीमोरल कंडाइल मीडियल जो होती है उस पे होता है। L4 का जो होता है वो हमारी मीडियल मेल्यूलस पे होता है। जो L5 होती है वो हमारी थर्ड जो MTP जॉइंट होती है वहाँ पे होता है। S1 जो होती है वो लेटरल पार्ट ऑफ द हील पे होती है और S2 की पॉप्लिटियल फोसा पे होती है। और S3 को टेस्ट करने के लिए हम स्टील ट्यूबरोसिटी पे चेक करते हैं। मतलब ये इन एरिया पे ये डॉट होती है जहां मैक्सिमम सेंसेशन मिलता है। तो ये होता कैसे? बिकॉज स्पाइन से एक स्पेसिफिक नर्व आती है जो स्पेसिफिक एरिया को ही सप्लाई करती है। तो इससे हम इजीली पता कर सकते हैं यदि उस एरिया में पेन हो रहा है, तो यदि उस एरिया में इम्पेयर्ड सेंसेशन है, ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है या सेंसेशन नहीं पता चल रहा है, दैट मीन्स कि वो एरिया इन्वॉल्व हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं मायोटोम्स का, जो कि एंटीरियर साइड से सप्लाई होती है। तो ये मायोटोम्स क्या होता है? मायोटोम्स होते हैं जो नंबर ऑफ जो हमारी ग्रुप ऑफ मसल को एक स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है, उसे हम मायोटोम बोलते हैं। जो हमारी लोअर लिम्ब की मायोटोम्स होती है वो L2 से स्टार्ट होके 2 तक होती है। और जो हमारी L2 है वो हमारी जो फ्लेक्सर्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो इसको कैसे चेक करते हैं? जैसे हिप फ्लेक्सर को सप्लाई करती है, तो इसको हम कैसे पेशेंट घर पे यदि सेल्फ टेस्ट करना चाहें तो वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? जो मायोटोम्स चेक करेंगे हम लोअर लिम्ब के, तो जो हमारी L2 नर्व रूट होती है वो हमारी L1 L2 वर्टिब्रा से निकलती है, जो कि सप्लाई करती है हमारी हिप फ्लेक्सर्स को, जिसका एक्शन होता है हिप की फ्लेक्शन कराना। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस देंगे और इनको बोलेंगे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये होगी हमारी L2 नर्व रूट। सेम हमारी जो L3 नर्व रूट होती है वो L2 L3 के बीच से निकलेगी और जो हमारी L4 होती है वो L3 L4 के बीच से निकलेगी। जो हमारी L3 जो होती है उसका काम होता है नी की एक्सटेंशन करवाना, तो हम रेजिस्टेंस देंगे और उनको पैर सीधा करने के लिए बोलेंगे। ये होगी हमारी L3 नर्व। L4 के लिए हम उनको डॉर्सी फ्लेक्शन के लिए कराते हैं, उनको स्टैंडिंग में लेना है और उनको अपनी हील के ऊपर स्टैंडिंग करवानी है, हील के ऊपर। उसके बाद जो हमारा L5 होता है उसके लिए हमने इनको सीधा स्टैंडिंग में लेना है और रेजिस्टेंस देना है, टोने और ऊपर लाने को देना है। उसके बाद जो हमारी S1 होती है उसके लिए हम टोस पे स्टैंडिंग करवाते हैं। उसके बाद S2 के लिए हम इनको यदि ये एक्शन पेशेंट इजीली कर ले रहा है, दैट मीन्स कि नर्व रूट कंप्रेस नहीं है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, उनकी दैट मीन कि उनकी मोटर नर्व रूट यस। यदि कोई व्यक्ति है और उसका ये एक्शन अच्छा आ रहा है और उसके बाद भी पेन है, दैट मीन्स कि उसको कंप्रेशन तो है, बट जो सेंसरी एरिया है उसमें कंप्रेशन है, मोटर एरिया में कंप्रेशन नहीं है। इससे हम इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन यदि मसल में पावर लॉस है या फिर किसी भी तरह का इम्पेयर्ड सेंसेशन स्किन में है या पेन का सेंसेशन है, दैट मीन्स कि हर्निएटेड डिस्क या उस स्पाइनल एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क प्रोलैप्स। एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि जब हम लोग अपने क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो हमेशा मायोटोम्स L4 L5 या L5 S1 का यदि मैं बात करूं कि कंप्रेशन है और उसका एक कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस मूवमेंट के साथ साथ
हम लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो मायोटोम्स की सप्लाई होती है डॉक्टर पूनम, वो एक तो प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जो हमारी L3 नर्व रूट होती है वो हमारी नी एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है, क्वाड्रिसेप्स की प्राइमरी सप्लाई होती है उसकी, लेकिन उसकी सेकेंडरी सप्लाई जो होती है वो हमारी एडक्टर्स मसल को भी होती है। तो उनमें ज़्यादा जो हमें वीकनेस दिखती है वो हमें एक्सटेंसर्स की दिखती है, क्वाड्रिसेप्स की, लेकिन उसके साथ उन्हें एडक्टर्स की भी वीकनेस होती है। तो इसी तरह हर नर्व रूट के कुछ सेकेंडरी एरियाज भी होते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज प्लान करें या जब भी एक्सरसाइज डिजाइन करें या घर पे करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि उस नर्व रूट की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों नर्व की जो सप्लाई है उस मसल्स का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसको देखने के बाद आप इजीली विदाउट एक्सरे और MRI ये कंफर्म कर मैम एक क्लास तो पूरे हाँ। स्पाइनल की फिजियोलॉजी के लिए लेनी पड़ेगी कि डर्मेटोम क्या है, मायोटोम क्या है। उस दिन हम लोग फोटो देख रहे थे ना हमारी बुक में, तो वो यही दिखा रहा था कि ये जो नर्व की सप्लाई है वो कहाँ कहाँ पे आ रही है। यही मैं आप लोगों को आपकी बुक में बना हुआ था, पेज नंबर इंटीरियर सप्लाईज मैम इतना इंटरेस्टिंग है लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हम एक बार और रिपीट कर सकते हैं क्या, क्योंकि दिस इज गोइंग टू फास्ट, जो हम हाँ इतना हाँ absorb थोड़ा नहीं सा कर पा रहे इसलिए, हैं। नहीं वो इसलिए फास्ट लग रहा है आप लोगों को कि हमने कुछ वर्ड सुने ही नहीं होते हैं, है ना। तो हाँ। एक बार ये और हम लोग वीडियो अपने उसमें चला लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। मैम ये वीडियो आप लोगों को मैम मिल एक जाएगा। एक काम और कीजिएगा कि हाँ। आपको जो समझ में आए कि ये प्राइमरी, ये पूरा हमें इसकी स्पाइनल की फिजियोलॉजी समझा रहा है ये वाला वीडियो। एक वीडियो ऐसा है जो जितने भी उसमें वो मोटर नर्व, सेंसरी और जो सारे वर्ड्स यूज किए हैं वो हाँ। डर्मेटॉन्स और वो व्हाटएवर टॉन्स, वो मायोटोन्स, वो सब वो चीजें वो वो अभी समझा रहा है। फिर ये वाला वीडियो देखेंगे ना, फिर हमें एक्चुअली में समझ पढ़ा नहीं हुआ है ना, तो इसलिए हाँ इतना समझ नहीं नहीं आ नहीं, रहा। ये मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि पेज नंबर 76 यहाँ पे आपको उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि ये जो नर्व के आपके कहाँ कहाँ पे उनके वो आते हैं। जो एक पोस्टीरियर थी जो मसल्स को कर रही थी, मसल वाला नहीं, ये आपकी नर्व वाले हैं यहाँ पे। पेज नंबर 76 में मेरे पास हिंदी में है, इंग्लिश में आप लोग आसपास देख लीजिए, हाँ पेज नंबर 76 है। है ना। यही अभी आके अभी विनोद भैया भी पूछ रहे थे कि V1 V2 V3 लिखा हुआ है। ये इस एरिया में सारा C1 का कनेक्शन है। C1 की वजह से आपको आईसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, कानों में प्रॉब्लम हो सकती है और आपके फेस पे, फेशियल इन पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। C1 सारा एरिया कंट्रोल करता है। सबसे पहली वाली जो यूनिट है हाँ। C0 के बाद की C1, जिसको हम एटलस बोलते हैं। फॉर्मेट ये एटलस वाला एरिया जो हेड को भी कंट्रोल करता है, आपके फेस को भी कंट्रोल करता है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे एक आती है कुलजीत कौर दीदी करके, वो बोलती है कि सर्वाइकल लगाते लगाते मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई। मतलब जो मुझे ऐसा लगता था मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, अब मुझे क्लियर दिखाई देता है। अच्छा। तो ये आइस के लिए भी बता दीजिएगा, सर्वाइकल की नहीं, प्रॉब्लम हमारी भी है। वही सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करते करते, मतलब C1 का ट्रीटमेंट करते करते उनकी आइज भी इम्प्रूव करे, है ना। जो C1 है वो उस दिन मैं यही बताना चाह रही थी, C1 वाला एरिया जो है वो आपका इतने पूरे एरिया को दिखा रहे हैं, जहाँ V1 V2 V3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं। ये सारी चीजें आपके, उन्होंने ये ट्राइजेमिनल नर्व को बताया, मतलब V मतलब फिफ्थ नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो फिफ्थ नंबर की कहलाती है। ये पूरा एरिया सर्वाइकल 1 के अंडर आता है। मैम एक बार पेज की फोटो दिखा देंगे मैम? पेज की फोटो कौन सा है ये, जरा एक बार। ये है पेज नंबर 80। 80 जी इंग्लिश में होगा 80, हिंदी में 76 है। अच्छा ओके। हाँ 76 तो है मैम, उसके बाद में जो आप बोल रही नहीं, हैं ये वाली फोटो 80 में है, 80 में है इंग्लिश में। V1 V2 V3 जो क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व आप बोल रही हैं। हाँ, क्रेनियल नर्व फिफ्थ का नाम होता है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है।
हाँ तो ये फेस के इतने एरिया को कंट्रोल करती है। ये नर्व यदि आपकी कंप्रेस हो जाती है, ट्राइजेमिनल नर्व में कोई इश्यू हो जाता है, ये बहुत बड़ी बीमारी कहलाती है। सलमान खान को थी, जी। सलमान खान को इसको सर्जरी ही करानी पड़ी। हाँ मेरी बुआ जी को भी थी ना, पूरा हाँ, नर्वस वो बहुत बहुत परेशान करती है। प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये वही नर्व है, ये एरिया ट्राइजेमिनल नर्व का है जो कि पूरा C1 कंट्रोल कर रहा है। वो ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है। C2 वाला जो एरिया है वो आपके गले को, नेक रीजन में दिख रहा है ना आपको? यस मैम, यस। ठीक है ना? C3 उसके नीचे वाला पोर्शन। इसका मतलब ये हुआ ना, इस पोर्शन में अगर दर्द है तो C2 की प्रॉब्लम हुई। हो सकती है, मतलब आप जब चेक करें तो इसको जरूर चेक करें। ये सर ने सामने से फोटो लाके दिखा दिया आपको, है ना? हाथों पे ये C5 वाला एरिया, ये अंगूठे पे अक्सर आपने देखा होगा, सुषमा मैम बोलती रहती है कि मेरे अंगूठा में बहुत दर्द है। ये फर्स्ट क्लास से बोलती थी और हम उनको बोलते थे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है आपको। बोली सर्वाइकल में तो कोई पेन नहीं है। फिर उस दिन बता रही थी कि मेरे C6 में प्रॉब्लम है सर्वाइकल की। तो वो क्या है कि आप पे नहीं दर्द कर रही है, पर मैंने आपको बोला नर्व का जो पेन होता है वो रेडिएट होके आता है, दूर तक आता है। तो अंगूठे पे जो दर्द आ रहा है वो C6 का है। ओके। C7 का आपकी 3 फिंगर्स पर है और C8 का आपकी स्मॉल फिंगर पे है। ये एरिया उन्होंने बताया कि ये एरिया आपकी नर्व्स कंट्रोल करती हैं। यही आपके, हाँ, C6 है अंगूठे पे, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर। C6 आपके अंगूठे पे, C7 आपके 1 2 3 पूरा है, मतलब इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, और C8 है स्मॉल फिंगर। ठीक है, दोनों की C6 3 फिंगर्स को कंट्रोल करता है, मैं इसीलिए पूछ रही थी। है ना? यदि अंगूठे पे दर्द आ रहा है, आप लोकल मत समझिए, हो सकता है सर्वाइकल की वजह से आ रहा हो। तो जब हम सर्वाइकल को प्रेस करेंगे तो ठीक आ जाएगा। एक सेम यही एरिया पेज नंबर हिंदी में 108 पर है। नर्व कहाँ कहाँ पे जा रही है, रेडियल नर्व, ये सारी चीजें उसमें भी दिखाई हैं। दिख गई है आप लोगों को पैर पे और हाथ पे? मैम ये कौन सा पेज इंग्लिश में है? पेज है मैम, तो समझ मतलब 110 111 के आसपास होगा। उसकी फोटो दिखा दीजिए। हिंदी हिंदी में 108 है। 112 112 यही चीज उन्होंने दिखाई है आपको। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये आपको बहुत बुक्स में मिलेगी हमारी। आप हमारी चाइनीज की बुक उठा लें, मतलब ट्रीटाइज पार्ट 1 उठा लें, उसमें भी आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि कौन सी नर्व, जैसे बहुत बारी अग्रवाल सर खुद बताते हैं कि मेरे को हार्ट की पल्स बहुत स्लो जा रही। डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनको मेरे को पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पल्स बहुत डाउन जा रही थी सर। तो सर जिससे ट्रीटमेंट कराते हैं, वो एक बच्चा आया हुआ था एक दिन, उसको ऐसे ही बोले मेरी ये घुमा, तो उसमें सर्वाइकल में उसको प्रॉब्लम आ रही। तो सर ने सिर्फ मेथी लगवा दी, मतलब नेक्स्ट डे उनको वो लगवाने जाना था पेसमेकर, और लगाते लगाते सर ने और कुछ नहीं समझा, सर ने कहा यहाँ मेथी लगा दो, इधर मेथी लगा दो, मेथी लगवा ली। तो अगले दिन मॉर्निंग तक उनकी पल्स नॉर्मल हो गई। अच्छा, मेथी कहाँ लगवाई? सर्वाइकल पे, सर्वाइकल पे, कहाँ? है ना? सर्वाइकल और शुरू का थोरेसिक का एरिया था। तो जहां जहां नर्व्स का वो था, वहां पे सर ने सब जगह जहां हो सकती थी सब जगह लगवा ली, और मॉर्निंग तक बिल्कुल ठीक है, और आज तक उनको पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ी, वो बिल्कुल ठीक है। तो यही बताते हैं कि हमको ऐसे लगता है हार्ट का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो मेरे
कहाँ पे थी? स्पाइन में। तो आपके दिखाया हुआ है, ये इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि आप समझिए कि उन्होंने सिर्फ ये हमको मुश्किल थोड़ा सा वर्ड बता दिया कि मसल भी आप कैसे मसल को देख सकते हैं। मसल को उन्होंने एक्सरसाइजेस करके दिखाई है आपको। मसल की तो एक्सरसाइजेस से ही पता चलेगा कि आपका पैर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है ना? घुटने से पैर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, आपकी एड़ी से पैर उठ रहा है कि नहीं, आपने टिप पे पैर रखा, एंकल वाली साइड उठ रही है, वो अलग अलग उन्होंने आपको बताया। ये S1 से प्रॉब्लम, S2 से, उसको 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। पर जो मेन था नर्व का वो यही है, ये आपकी बुक्स में भी बना हुआ है। ठीक है ना? जी मैम। क्लियर हो गया? बहुत बारी हमें ऐसे लगता है कि कॉन्स्टिपेशन, अभी आपको बताया एनएल के लिए, एनएस के लिए कौन सी थी, कौन सा एरिया था, वीडियो में था। मैम इतना फास्ट जा रहा था कि इतना फास्ट जा रहा था मैम, वो तो बहुत बिल्कुल फास्ट जा नहीं रहा था, आधा वो दिमाग में तो डॉक्टर तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए था, मतलब हम हाँ। लोग के लिए तो था ही नहीं। नहीं नहीं, हमारे लिए भी था। चार आपके बार लिए देखना पड़ेगा, 4 बार देखना पड़ेगा, तब समझ आएगा अच्छी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। L1 नहीं था बेटा, सेक्रल था, Okay. Okay. है ना? मैम अभी तो आप बता दें कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा है, क्योंकि अक्सर जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम जरा भी होता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है। सर्वाइकल से भी होता है और लोअर स्पाइन में भी कोई प्रॉब्लम आ गई है उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो और ये बहुत ज्यादा होता है। सेक्रल 1 का दिखाया था उन्होंने आपको कि कॉसेक्स पे जाके ये आपके एनएस के लिए वो जिम्मेदार है ना? तो आप ये थोड़ा सा याद रखोगे, आप पूरा मत याद रखो पर थोड़ा सा याद रखो कि ये चीजें भी होती हैं, है ना? कभी आप हार्ट का ट्रीटमेंट करते ही जा रहे हो, उसके बेचारी पल्स की, वो हार्ट का तो प्रॉब्लम ही नहीं, तो वो मैम प्रॉब्लम था सर्वाइकल का। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उनके S1 पे पॉइंट लगवा दें हाथ में देख करके, तो वो ठीक हो जाएगा। S1 पे क्यों? S1 पे क्यों? मैम आपने बोला ना S1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टिपेशन। तो सर्वाइकल पे ही लगा दो। हाँ, सर्वाइकल के लिए S1 क्या है? सेक्रल आपका, सेक्रल लोअर स्पाइन है आपकी। ओके, वर्टिब्रा है वो, हाँ और हमको वहां से जो नर्व जा रही है उस पर लगाना है। हाँ, वो S1 पे ही लगाएंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस नर्व को ठीक करेगा ना। यही हम उस दिन पढ़ रहे थे, याद आया आप लोगों को जो हम लोगों ने पढ़े थे दो उसके कि D11 D12 से निकलने वाली वर्टिब्रा के जो नर्व इनर्वेशन है उसके बारे में हम उस दिन पढ़ रहे थे, है ना? जी मैम। अब हम आ जाते हैं, अब फ्रैक्चर पे आ जाते हैं। मैडम एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ ना कि S1 एरिया पे, जो S1 एरिया दिखा रखा है बाजू में, उसमें बाजू पेन में है। कहाँ दिखा रहे हैं S1? आप लोग बाजू क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? एस तो दिखाई नहीं रहा। S1 तो आप नीचे देखिए, पैरों पे दिखा रहे हैं। हाँ, पैरों में दिखा रहे हैं। हाँ, S1 पैरों में। नहीं, अभी आपने ये वाली फोटो दिखाई थी, इसमें कौन सी S1 वाली दिखाई था? अभी ये कलर्ड वाली दिखाई है ना, हाँ ये हाँ, इसमें पैरों। देखिए सब पैर ही यही है, अच्छा, हाथ का ये ही है। पैर। अच्छा अच्छा। लेकिन जो पहले वाली फोटो दिखाई थी उसमें तो बिल्कुल नीचे पैर पे S1 दिखा रखा है, हाँ, तो और अभी भी इसमें वही, वो अभी भी यही दिखाया हुआ, देखिए तो S1 S2 S1 इतना लंबा एरिया आपको लाइट ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं, तो हाँ। वही तो एरिया है। पाँव में ही है, वो तो पैरों में ही है। लेकिन ऊपर भी तो है ना मैडम, S1 L1 है, वो L1 है। L1 है, L1 नहीं नहीं, L2। L1 से ऊपर जो लिखा है ऑरेंज कलर अच्छा में, अच्छा, ऑरेंज कलर। इंदु जी एक काम करिए, आप अपनी बुक खोलिए। हाँ जी, खुली हुई है मैडम। बुक खोल लिया आपने? ये वाला हाँ पेज जी। खोल लिया आपने? पेज नंबर पेज नंबर ये है 108 हिंदी में और आपकी इंग्लिश में, 113 है ना? अब देखिए पैरों में आ रही है T12, नंबर 1 and 2, नंबर 2 3, नंबर 2 3 4, नंबर 2 3, नंबर 5 sacral 1 2, नंबर 4 5 sacral 1, sacral 1 and 2, नंबर 4 5,
कहाँ पे लिखा है आपके, देखिए यहाँ पे सर्वाइकल एक जगह नहीं आया सी। नहीं इधर तो नहीं है, एक मिनट, ऊपर 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 लिखा हुआ है मैडम, इस 28 के पास राइट साइड में लिखा हुआ है ऊपर। कहाँ पे है, मेरे को तो नहीं दिखा, मैंने तो पूरा पढ़ के सुना दिया, इसमें एक सब एक वर्ड पढ़ के। इसमें लिखा है ना सबसे ऊपर, सब कोस्टल नर्व T1-2, उसके बाद हाँ, L1 T12, T12 उसके बाद लिखा हुआ है, L1 L1, हाँ तो फिर थोरेसिक लंबर यही तो लिखा हुआ है, कहाँ इसके बाद सर्वाइकल लिखा है? SI, इसके बाद लिखा है SI हाँ तो ऐसा ही क्या होता है, सेक्रल 1 2 3। सैक्रल 1 2 3 है ना, सैक्रल है वो। सैक्रल 1 2 3, और जो नीचे वाला है वो कौन सा है? वो है नंबर 2 3 4, थाई पे लिखा हुआ है नंबर 2 3। लंबर के बाद मैडम नीचे एस भी लिखा हुआ है ना, पोस्टीरियर कंटेनियस, एस भी लिखा हुआ है ना, वो सैक्रल नहीं कहाँ है? पे, कहाँ पे? हाँ, तो सेक्रल तो आएगी ना, लंबर के बाद सेक्रल आती है, सेक्रल के बाद कॉसेक्स आती है, तो सेक्रल तो आएगी पैरों पे ना। नहीं मतलब सैक्रल ऊपर भी है और नीचे भी, मेरा कहने का मतलब है दोनों हाँ एरिया हाँ कवर बिल्कुल, करती है। ऐसे तो देखिए नंबर 4 5 पैर के नीचे भी आ रही है, ऊपर भी आएगी, इसमें क्या हुआ? तो दोनों साइड में पेन हो, मतलब उधर भी पेन है तो सैक्रल का होगा, और इधर भी है तो सैक्रल का होगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। मैम ये जो नीचे लिखी हुई नर्व है ना, आई एम सॉरी मैं एकदम ही लेमन ही हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ पाया। ट्यूरल नर्व S1 S2, इसके लिए भी वही नोमेनक्लेचर है S1 S2, और इसमें लिखा हुआ है ये सूरल नेव है, सूरल हाँ नर्व। हाँ, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो है सब, नहीं एक सेकंड, मैं भी वहीं पे कंफ्यूज, देखिए पोस्टीरियर। एक बात बोलिए, अच्छा हम इसको बंद कर लेते हैं, मैं इस किताबी को बंद कर लेती हूँ, ठीक है? एक आप बात बताइए, जब आपने चाइनीज पढ़ा था, जीबी सियाटिका पढ़ी थी आपने, जी, यूबी सियाटिका पढ़ी थी, क्या होता है सियाटिका, क्या होता नर्व होती है जो लेटरल साइड में बॉडी के ऊपर है? चलती मतलब है। नाव होती है ना? तो एक नाव आपके जीबी साइड जा रही है, तो जी, जीबी एरिया जहां जहां जाएगा, चाहे टेढ़ा जाए मेढ़ा जाए, तो जीबी एरिया पकड़ा। एक आपने पढ़ा है यूबी एरिया, एक आपने पढ़ा है स्प्लीन का एरिया, है ना? तो अलग अलग नाव तो एक ही जा रही है ना। तो जी, ऐसे ही यहाँ पे भी उन्होंने साइंस के हिसाब से दिखाया है कि नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऐसे ऐसे जो टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे भी है। यहाँ तक उसकी एंडिंग है। तो है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि उस एरिया में भी दर्द है तो वो सैक्रल का हो सकता है हाँ नीचे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा, मतलब सैक्रल का दर्द वहां पे, मतलब उसका पॉइंट उधर से भी लग सकता है और इधर से भी। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे मतलब कंफ्यूजन सिर्फ ये है मैम, उसमें एक में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व S1 2 3 लिखा हुआ है, हाँ और नीचे लिखा हुआ है सूरल नर्व, वो भी S1 S2, हाँ, नोमेनक्लेचर एक ही यूज किया हुआ है S1 S2, तो हाँ मुझे यही मैं कह रही कंफ्यूजन थी। हो तो रहा है। देखिए S1 S2 दोनों नाव पे जा रहा है ना उसका, वहां से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, वो दोनों को, इस सूर्य नाव को भी पकड़ रही है, उसको भी पकड़ रही है। नहीं लेकिन दोनों आप के देखेंगे, ही यूज किया हुआ है ना मैम, वो भी S1 S2, वो भी S1 S2, तो कंफ्यूजन हो रहा है नहीं कि कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है ना, देखिए मैंने आपको अभी बताया, जी, ऊपर भी वही नाव है, नीचे भी नाव हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो दोनों अलग अलग नर्व है, अलग अलग एरियाज को सर्व कर रही है। हाँ, जैसे उसकी ब्रांचेस भी तो निकलती रहती है ना। जी, आपने सियाटिका जानते हैं, सियाटिका का लास्ट का एंडिंग कहाँ पर है, कहाँ से शुरू हो रही है अंगूठे से शुरू हो रही है। सियाटिका? पेल्विक रीजन अरे से आपने यूबी बोला ना मैम, तो यूबी एरिया से शुरू हो रही हो। सियाटिका, मैंने कोई यूबी अभी नहीं बोला, पहले बोला था, अब मैंने बोला सियाटिका नाम का एंडिंग कहाँ पे हो रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत तो मैम जैसे लोअर बैक का मैम लोअर बैक से शुरू एरिया होगी, से। स्पाइन से निकल रही है। एरिया मार्क कर लीजिए, नंबर 5 सेक्ट्रल 1, नंबर 5 सैक्रल 1, ओके। इसके वहां से शुरू होती है। दो ब्रांच, वैसे वो उस सर से ही ऊपर से आ रही है ना, उसके बाद नंबर 5 सेक्ट्रल 1 से दो में डिवाइड हो जाती आवाज आवाज कहीं से डिस्टरबेंस आ रही है। है। वो आपका तो कोई लाइट ऑन कर लिया, तो बंद कर लीजिए पहले अपने आप को, सबको सबको म्यूट कर दो। सब लोग म्यूट हो जाए।
सियाटिका नर्व आपके स्टार्ट ब्रेन से ही होके आ रही है। पहले वो सिंगल होती है, बाद में वो 2 में डिवाइड जा रही है, लंबर 5 और सेक्रल 1 वाले एरिया से 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर वो राइट लेफ्ट में चली गई, जिस साइड जाती है उसी के उसकी एंडिंग जो है पैरों की सारी उंगलियों पे होती है जाके। मैडम ये एक बार और रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। सियाटिका नर्व हमारे हाँ जी। हेड रीजन से शुरू होती है, सिंगल आ रही होती है नर्व से, फिर अच्छा। लंबर 5 सेक्टर 1 से 2 बन जाती है, राइट की राइट में चली जाती है, लेफ्ट की लेफ्ट में चली जाती है, पर जो वहां से 2 बन रही है वो है लंबर 5 सेक्टर 1। उसकी नर्व कंप्रेस होगी तभी आपके पैरों में दर्द आएगा, ठीक है। और इसकी एंडिंग जो है वो पैर की टो तक, बिग टो तक, छोटी छोटी उंगलियों तक उसकी एंडिंग जाती है, ये बता रही हूँ मैं आपको। मैम तो ये सिर्फ सिर्फ बिग टो या ऑल द टोज इट गोस? सारे 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 टो। हाँ। जब भी आप सर्दियों में जो नंगे पैर चलते हैं ना, उनको ठंड पकड़ती है, तो हमको सर कहा करते थे पहले कि तुरंत इसको सियाटिका नर्व पे लगा दो। जब हमें ये बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, ये तो हम जैसे जैसे साइंस पढ़ते गए वैसे वैसे समझ में आने लगा। उससे पहले हम सिर्फ सियाटिका नर्व पे मेथी बांध देते थे। जिस किसी को कोल्ड कफ हो जाता था, सर बोलते थे जल्दी से यहाँ पे मेथी बांध दो। होता है ना, सर्दियों में कोई नंगे पैर चला तो ठंड पकड़ गई। कुछ लोग कहते हैं हम जैसे गुरुद्वारे गए थे तो वहां तो नंगे पैर जाना होता है, नंगे पैर गए थे तो कोल्ड कफ पकड़ गया। तो ऐसे में सर हमें कहते थे तुरंत सियाटिका नर्व पे मेथी बांध, और वो कंट्रोल होता था। तो पूरे मतलब मिडिल फिंगर के साइड में बांधनी होती है वो? जी जी। ठीक है। सियाटिका नर्व आपको जब हमने करेस्पोंडेंस पढ़ाया था यही बताया था ना, ये साइड में जा रही है ऐसे करके, तो हाँ ऐसे और ऐसे दोनों पैर के बीच में बांधेगी तो दोनों को कंट्रोल करेगी। तो सियाटिका नर्व पे आप वेदर को हम कंट्रोल किया करते हैं, है ना। वेदर से आपको कोल्ड कफ आ गया है या ऐसी कुछ हो गई है, पैर नंगे पैर, आप गर्मी में कहीं चले गए, पैर जल गए, तो ये भी सियाटिका नर्व उसको पकड़ लेती है जल्दी से। तो ऐसे में भी आप सियाटिका नर्व पे मेथी बांध देते हैं तो वो चीज जल्दी ठीक हो, ठीक है। तो ऐसे नर्व के रूट तो आपको जगह जगह मिलेंगे। वो ऐसे भी जा सकती है सूरन नर्व जहां भी जा रही है, पर उसका जो ओरिजिनल है वो आपका नंबर 5 सेक्टरल 1 या सेक्टरल 1 2 3 अलग अलग वहां पे मिलेगा, वहां से स्टार्ट हो रही है। तो जाके बाद में कुछ भी नाम बदल ले, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो वहीं से होगा। इसकी फिजियोलॉजी पढ़ने से मैम ये कौन सी नर्व है, कहाँ से आ रही है, सब पता चल जाएगा ना? बिल्कुल, पर आप इतना पढ़ेंगे ना तो बोर भी हो जाएगी। अपने मतलब की चीज पढ़िए, है ना, अपना मतलब निकल जाए वहां पे काम खत्म। बुक में हाँ, बस आप सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि आपको ये पता रहे कि नर्व्स के जो पेन आते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे मैंने आपको बताया अग्रवाल सर के हार्ट की प्रॉब्लम उससे ठीक थी, सर्वाइकल से और थोरेसिक के शुरू के रीजन से। तो ये हार्ट का प्रॉब्लम भी किसी को आ रहा हो सकता है ड्यू टू सर्वाइकल, यहाँ ऐसा आ रहा हो, और हम हार्ट के पीछे ही पड़े हुए हैं और हार्ट को आराम ही नहीं आ रहा है। ये समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, है ना, कि ये नर्व के अलग अलग जगह से रूट आ रहे हैं जो यहाँ यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? मैम ये जो बोल रहे हैं कि जो हार्ट में किसी को प्रॉब्लम आता है, इट कुड बी ड्यू टू सर्वाइकल, वो सर्वाइकल हाँ, से कैसे हो जाएगा मैम? सर्वाइकल से हार्ट का क्या कनेक्शन है, मतलब समझ नहीं आई ये बात। एक तो सर्वाइकल मैंने सबसे पहले बताया, सर्वाइकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। राइट है। सर्वाइकल ब्रेन और बॉडी का कनेक्टर, जो भी कोई बीच का होता है ना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, बैलेंसिंग का काम उसी का करना। मान लो मेरे सर्वाइकल में है, तो जो सर्वाइकल से नर्व कंप्रेस हो रही है, सर आगे जाके आप लोगों ने पिछली बार या अभी किसी ने पढ़ा हो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था,
पूरा टाइम सर ने एक ही पेज को पीछे से घुमा के रखा हुआ था। सर्वाइकल यदि 5 साल बाद आपको यहाँ पे आएगा, 5 साल के बाद यहाँ आएगा, इधर से कमर में आ जाएगा, फिर घुटने में आ जाएगा। यही सर्वाइकल है जो लास्ट तक आते आते आपके एंकल जॉइंट तक आपको तंग करेगा। यही पढ़ाया था ना जी इस बार, जिसको भी कॉन्फ्रेंस याद हो तो यही पढ़ा रहे थे सर। हाँ। तो ये सर्वाइकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती अच्छा। है ना। उसमें यदि यहाँ से इसका कनेक्शन ही ठीक से यहाँ से जा ही नहीं रहा तो थोरेसिक पे भी तो उसका नहीं जाएगा ना। हम्म। हार्ट आपके कहाँ पर है? UB15 आपका बैक शू पॉइंट है जो कि स्पाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो कहाँ पे मिलता है हमको? थोरेसिक के रीजन में, राइट। ठीक है ना। तो Yes. सर ने यही कहा थोरेसिक का शुरू का रीजन और सर्वाइकल में मेरे को प्रॉब्लम थी, उसी वजह से मेरे को हार्ट का इश्यू बन रहा। और जब मैंने लगा लिया तो मुझे एक दिन के बाद से, उसके बाद से अब मेरी पल्स कभी डाउन नहीं। ओके ओके मैम। या ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। मैम जैसे ये हाई पल्स के लिए भी फिर ट्राई कर सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अच्छा। हाई पल्स हो या लो पल्स हो बेटा, दोनों आपके सर्वाइकल रीजन में आप चेक करके देख लो। हो सकता है ड्यू टू सर्वाइकल रीजन से प्रॉब्लम आ रही है और आप परेशान हो रही है हाई उसके लिए, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट। ये भी अपने दिमाग में बना लीजिए, कहीं पे भी इसको जोड़ना होगा आपको फ्रैक्चर को। बस मैम पेज पहला लिख, नंबर लीजिए। पेज नंबर 90 है मेरे पास हिंदी में इस बारी। आपकी 92 93 के, ये चैप्टर नंबर 4 ही है अच्छा ठीक है मैम। फ्रैक्चर का। अब की बार लिखा हुआ है फ्रैक्चर इन कॉसेक्स, यस मैम। जी मैम। है ना। पेज तो नंबर हम 90 उसमें लिखा हुआ है RMM, राइट मेगा मेरिडियन पे। कॉसेक्स मैंने आपको बताया था, हम राइट से भी ले सकते हैं, लेफ्ट से भी ले सकते हैं। और अभी हम आत्रेय पढ़ेंगे, तो आत्रेय में राइट मेगा मेरिडियन को स्पाइन माना है और लेफ्ट मेगा मेरिडियन को ब्रेन माना है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक स्पाइन और एक आपका ब्रेन। तो इन दोनों में से इन यांग के प्रिंसिपल के हिसाब से ब्रेन आपका यांग हुआ, स्पाइन आपकी इन हुई। तो इन है तो इनको राइट में ले लिया, ब्रेन यांग है तो उसको लेफ्ट में ले लिया। तो यहां से शुरू करते हैं। RMM में आप लोगों ने पढ़ा था उस दिन, कॉसेक्स आपकी RMM पे थी। ट्रीटमेंट फॉर्मूला है 269 सिडेट 34570 टोन। 34570 टोन। ये देखिए करुणा मैम, आपका 7 वाला बात आ गई। यहाँ पे मैंने जो कैल्शियम बढ़ाया, कैल्शियम फॉस्फोरस हड्डियों का मैट्रिक्स होता है 3-5, कैल्शियम फॉस्फोरस। कैल्शियम फॉस्फोरस आप लगाते हैं, बिना जल के कोई चीज चिपकती नहीं है, तो जल बहुत जरूरी है। 3, 4, 5 और 7 क्या दे दी उसको डायरेक्शन? 3 is phosphorus, no? 5 कैल्शियम, अच्छा 4 आपका जल जो उसको इन दोनों को मिक्स करेगा, 7 आपके दिशा। जब आपने किसी उसको देना होता है कि तुम अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ, तुम अपनी जगह पे जाओ, तो ये क्या होता है? दिशा को टोन करना। दिशा, जैसे मैंने आज खाना खाया और मेरे को उल्टी हो गई, तो ये दिशा में सिगरेट होगा। आप लोग उस दिन पूछ रहे थे ना, सपना मैम का क्वेश्चन था कि कब हम दिशा को घटाएं, कब दिशा को बढ़ाएं। जी तो जब आपने देनी तो डायरेक्शन तो टोन होगी, और जब वो अपने से गड़बड़ हो रही है तब आपको पता चल रहा है कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ऐसे में 7 सिगरेट होगा, ठीक है। तो 34570 टोन
और 2-6 पेन का सेंस होना और तुरंत तेजी से पकड़ लेना, ये 2 काम करता है। मैम आपने प्लीज देखा था एवरीबडी जी, कैन म्यूट इट, लाइक थोड़ा बीच में आवाज आ रही है बड़ी। सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। तो 2 क्या था? 2 आपका, जैसे आपने देखा मैम ये ऐसी आपकी स्किन। हेडफोन से ही आ रही है, दोबारा लगा के या तो करिएगा। क्या करूं, हेडफोन को? हाँ, दोबारा हटा के लगाइए या तो। अच्छा, नहीं, वहाँ जैक जो है वो लगाया हुआ है ना, मोबाइल से जो कनेक्ट किया हुआ है आपने। मैंने मोबाइल से नहीं किया हुआ बेटा। हाँ हाँ, उसी में से एक बार निकाल के दोबारा लगा दीजिए। अच्छा, हम्म, अब ठीक है मैम। ठीक है। तो हम्म। ये 2 आपका आपने पढ़ा था, 2 ऐसी स्किन है जो हमें सेंस देती है। तो सबसे पहले दर्द का सेंस भी होना, अनुभव होना, ये 2 को सिडेट कर दो। 2 जितनी जल्दी फैलता है तो वो फैलेगा नहीं, रुक जाएगा। 6 तो नर्व का पहला पॉइंट ही है। तो 6 सिडेट, 09 करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे छोड़ भी सकते। ठीक है। मैम यहाँ पे 2 हमने क्या लिया है, स्किन? स्किन बेटा जो सेंस देती है, मैं आपको वो स्किन जो सेंस देती है हमको, मैंने बताया ओके। था ना। एक स्किन है आपकी कवरिंग, जो आपके एरिया को कवर कर रही है, हमारे को कवर करके बैठी है, ये स्किन। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिंगर नंबर 1 पे करते हैं। जब सेंस का कोई इश्यू आता है, हमें सेंस नहीं हो रहा, तो हम किस पे जाते हैं? वो स्किन 2 पे होती है। तो ओके, पेन का एहसास किस में होता है बेटा? स्किन में। स्किन पे, हाँ। तो इसलिए 2 उसीलिए लिया जाता है। और ओके, दूसरा, उसका इसका क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है? मूवमेंट, है ना। तो यस, दर्द को भी क्या करेगा? तेजी से बढ़ा रहा है, बड़ा फैला रहा हाँ, है। तो उसको पहला। वहीं पे रोक रोक लो ना। ओके, ओके, 2 गॉट को इट। सेडेट कर दिया, 6 को सेडेट कर दिया। तो आपका फ्रैक्चर का, ये कहीं पे भी आपको कहीं भी फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगाना होगा तो यही लगता है, और इसके रिजल्ट भी फास्ट आते हैं। हमने बहुत लोगों को करके देखा है, बहुत जल्दी हड्डियां जुड़ जाती है। तो इसलिए ये फ्रैक्चर डिफरेंट तरीके से उन्होंने बुक पे दिखे हुए हैं, मैं इसको नहीं पढ़ रही, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपकी बुक में हिंदी में पेज 95, इंग्लिश में हो सकता है आसपास होगा, इसी फ्रैक्चर का पॉइंट्स की एनालिसिस की हुई है, आप मैम उसमें से भी पढ़ सकते हैं। ये कॉसिक्स था, स्पाइन था, इसीलिए हमने इसको आरएमएम पे लिया है। हाँ, वैसे अगर हाथ पैर कहीं पर भी हो, हाथ की उंगली, पैर की उंगली, रिस्ट कुछ भी हो, हम्म, तो हम तब हम कैसे लेंगे मैम? तब स्पाइन पे तो नहीं है। नहीं, जैसे स्पाइन में होगा तो D1 D2 पे आ रहा जी। है ना। 1 या 2 हड्डियों पे आएगा ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्चर। तो जो हड्डी पे आ रहा है, आप उस हड्डी को लेके वहां पे ये फॉर्मूला लगा लिया। अब हम जब अगला थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हर जॉइंट का भी आ जाएगा। नी जॉइंट में फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर का फॉर्मूला यही रहेगा, हम उस जॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अभी हम करेंगे, अभी सब आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। अब है पेज 96। अब 2 वर्टिब्रा के बीच में से निकलने वाली नर्व, आगे ने पोस्टीरियर एंटीरियर जो वहां पे पढ़ा रहे थे। रिलेटेड ट्रीटमेंट स्पाइनल नर्व्स इन 31 ट्रीटमेंट ऑफ नर्व्स, ये है क्या मैम? हाँ हाँ, कौन सा पेज पेज है? नंबर 100। 2 100। नंबर है, 2 नंबर, हाँ जी। स्पाइनल नर्व्स रिलेटेड ट्रीटमेंट। राइट। जो हर उसमें से निकलने वाली 2 पेयर होंगी ना, इधर से भी निकल रही होगी, इधर से भी निकल रही होगी, तो इसलिए पेयर हो जाती है यह। ठीक है। अब 2-2 को लिया है, जैसे अभी हमने कहा
लंबर 5 सैक्रल 1, इससे निकलने वाली स्पाइनल नर्व, ऐसे ही हर उसमें से निकलने वाली नर्व्स। तो जब पेन आपका रेडिएट होके सर्वाइकल का पेन आगे तक आ रहा है, तो ये समझ जाइए नर्व से पेन है। तो दो दो में से निकलने वाली नर्व कंप्रेस हो रही है, तो आपको अब एक जॉइंट पे दो दो वो लिखी हुई है। C1 चेंज हो गया है क्या? क्योंकि कुछ सर ये वाले कॉन्फ्रेंस से बोल रहे थे कि 1 2 हाँ, ये चेंज नहीं, मतलब उन्होंने एक और वो बना दिया कि जैसे C12 है, अब कोई पेशेंट आ गया आपके पास, वो C23 वाला आ रहा वाला है ना, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, C12, C23, C34 ऐसे लिया है, मतलब हर एक से निकलने वाली नर्व का ट्रीटमेंट किया। वो भी आएंगे, उस वाली बुक में भी पढ़ेंगे। अभी तो उन्होंने क्या किया, C12 के बीच में, C34 के बीच में एक एक उसका नर्व का वो लेके आपके हर हाथ में, यदि वो राइट साइड में नर्व का कंप्रेशन आ रहा है तो राइट के हैंड में लेना है, और लेफ्ट का आ रहा है कंप्रेशन तो लेफ्ट हैंड पे लेना है। यहाँ नर्व का कंप्रेशन है, C12, C34, C56 दो दो को लेके ट्रीटमेंट किया हुआ है। तो चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो है, किसी को सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर आपके C1 से आते हैं। C12 में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चक्कर आते हैं। अभी हमने देखा था ये कितनी इंपॉर्टेंट है C1, आपके पूरे फेस को कवर करके बैठी है C1। कोई गिर गया और उसकी C1 में इशू आ गया तो उसको चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर को खत्म करने के लिए पॉइंट लिखे हुए, बोथ स्मॉल फिंगर के जॉइंट, मतलब C12 का एरिया, 2-7 sedate, 5-6 tone। 5-6 क्या है, महापृथ्वी, वायु को रोकने का बहुत अच्छा तरीका। चक्कर क्या है, वायु बढ़ गई है ना, तो वायु को रोकने के लिए 5-6 को टोन किया। चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्राविक्शन हो गया 7 का, तो 7 को भी सिडेट कर दिया, 2-7 सिडेट, 5-6 टोन। फिर दोनों हाथों में ही ये ट्रीटमेंट, मतलब दोनों फिंगर्स पे ही करना पड़ेगा? हाँ, ओके। क्योंकि पेशेंट आपको आके बोल रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं ना, यदि हाँ। वो एक तरफ बताए तो एक तरफ भी कर सकते हैं, और यदि वो नहीं बता रहा और सिर्फ चक्कर बता रहा है तो आपको दोनों करना। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, फिर अगर लिखा हुआ चक्कर, है, मैम अगर चक्कर आ रहा है, सिर्फ चक्कर आ रहा है तो एक फिंगर पे भी कर सकते हैं, राइट? नहीं दोनों पे ही करना है चक्कर आप, पर वो अच्छा। कह रहा है कि उसके साथ वो आपको बता रहा है मेरे एक ही हाथ में बहुत दर्द उठा रहा है, हाँ। तो आप समझ जाते हैं कि एक ही साइड इसका है, दूसरी साइड ठीक है अच्छा। ना, साथ में उसको एक साइड हाथ में भी दर्द आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वन साइड भी हो सकता है, पर So कुछ in नहीं that, बता रहा है तो हाँ, आप दोनों तरफ। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें बता रहा है तो एक फिंगर भी ले सकते हैं फिर, मतलब हाँ चक्कर प्लस, ओके। हाँ, ठीक है, फिर लिखा है मौसम में आए चेंज के कारण सिर, आंख, नाक, कान में दर्द। अभी देखा था ना C12 का एरिया ही कंट्रोल होता है इससे, तो आंख, नाक, कान में दर्द आ रहा है, मौसम चेंज, सपोज ठंड के मौसम में है तो बोथ स्मॉल फिंगर कप जॉइंट, 2-4 sedate, 3-6 tone। ठंड कहाँ पर है, ये 2 और 4 दोनों ठंडी है ना, जी मैम। यस मैम,
है ना? तो उन दोनों Yes. को सेडेट कर दिया और 3-6 को टोन कर दिया। जब जनवरी फरवरी में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोथ स्मॉल फिंगर कप जॉइंट 2-4 सेडेट 3-6 टोन। यही चीज आप नेल चक्र पे भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, जब हम हैंडबुक 2 पढ़ेंगे, काल का शायद हमने पढ़ लिया था हम लोगों ने, जी मैम, पढ़ा था। है ना? टाइम एक्यूपंक्चर। हाँ, टाइम एक्यूपंक्चर पढ़ा था। तो जनवरी में आएगा तो हम क्या करेंगे, जनवरी क्या होता है 0, NCH 0 पे सेम ट्रीटमेंट कर देंगे, 2-4 सेडेट 3-6 टोन। गर्मी के मौसम में दिक्कत आ रही है, लू लग रही है, गर्मी के कारण दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो बोथ स्मॉल फिंगर कफ जॉइंट, अब उल्टा कर लो ट्रीटमेंट, 3-6 सेडेट 2-4 टोन। ठंडी हवा आने दो। हमारी नसें जो हैं तारे जैसे होता है ना, कि बाहर जो तारे हैं वो जल रही हैं आग में बेचारी, और आपकी लाइट चली जाती है बाहर से, ऐसे ही घर में भी आपके जो आपका ये सर्वाइकल वाला एरिया है वो गर्म होके उसकी लू से तप रही है, तो वो आपको बहुत दिक्कत दे रही है। तो 3-6 सेडेट 2-4 टोन कर दीजिए। ऐसा ही NCH पे भी करके आप इसको रिजल्ट ले सकती हैं। तो इसका मतलब है मैम कि मतलब हमारे को वेदर में अपने सर्वाइकल एरिया को या बैक एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर विंटर्स में बोलते हैं कि मफलर पहन लो। जैसे ही आपका ये वो वाला मौसम शुरू होता है ना, दिवाली वाला, तो कहा जाता है कि मफलर पहन। क्योंकि क्यों बोलते हैं, इसलिए कि आपका जो लंग्स है वो प्रोटेक्टर है, और इस मौसम में सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके लंग्स पे आता है। आपने देखा होगा विंड कोल्ड अटैक, हमने जब वो पढ़ रहे थे, विंड हीट अटैक लंग्स पे आता है। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मफलर पहनिए। ओके। तो सर्वाइकल और लंग्स दोनों आपके कंट्रोल। उसके बाद है कंधे का दर्द, स्प्रेन। स्प्रेन वाला ट्रीटमेंट भी ये हर जगह चलेगा, कहीं का भी स्प्रेन हो, शोल्डर का हो, नी का हो, एंकल का हो, कहीं का भी हो, आप इस प्रोटोकॉल को बस फिट करना होता है, क्योंकि ये याद हो जाता है, रट जाते हैं अपने आप में ही। 2-5-6 सेडेट 1-7 टोन। मैम, शोल्डर को पी जॉइंट पे क्यों लिया है? शोल्डर को इसलिए कि वहां का एरिया C3 का भी हमने पढ़ा था ना, C2 C3 वाला अच्छा। एरिया याद आया, जो जी मैं गले का बता रही थी कि ये C3 का एरिया है। जी ये पेज नंबर फिर से 76 पे आ गए, जी मैम। देख लीजिए, शोल्डर वाला एरिया कवर कर रहा है ना C3। वो एक बार सीरियसली पूरा पढ़ना होगा अपने आप, फिर आ जाएगा समझ में, नहीं तो अभी ऐसे हाँ ही हाँ, लिखते रहेंगे। नहीं एक बार पीछे आप देखेंगे ना इस हाँ। वाले को, वीडियो भी देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा, नहीं तो आपकी बुक्स में, मैंने कहा बहुत बुक्स में बना हुआ है। जी आप सपोज ये बुक पढ़ रही हैं तो खोल के देखना चाहती हैं तो सामने आप ट्रीटाइज पार्ट 1 लेके बैठ जाए, उसमें जी भी बना, ठीक है ना? कहीं पे आपको एक इंसान एक जानवर की तरह बैठा हुआ है और उसमें डिफरेंट नर्व्स दिखाई हुई है, वो एरिया भी, वो भी सेम वही चीज दिखा रहा है, ठीक है? जी मैम। उसके बाद बहुत इजी ट्रीटमेंट कर दिया, और ये इतने मुश्किल मुश्किल तो सर ने कहा थोड़ा सा इजी ट्रीटमेंट कर दे। फिंगर नंबर 6 आपकी स्पाइन की फिंगर है, और उसमें 10 स्पाइरल आती है ना, 10 वर्टिकल 10 स्पाइरल, तो 10 स्पाइरल, ठीक? 10 स्पाइरल को हर एक वर्टी उसको 3-3 को डिवाइड कर लिया, तो 0 को मिले, 0 स्पाइरल को मिला cos 6, sacral 5, sacral 4,
इस एरिया में प्रॉब्लम है, जैसे कोई आ रहा है आपके पैर के वहां पे उसकी नस दर्द कर रही है, कुछ लोग बोलते हैं ना यहाँ पे पता नहीं क्यों पैर की इस वाले एरिया में बड़ा दर्द हो रहा है, उंगली पे हाथ लगा के, तो हमने देखा यार यहाँ तो सैक्रल 5 आ रहा है, लंबर 5 आ रहा है ना, सामने से फोटो भी दिखा रहे हैं, इस एरिया में दर्द आ रहा है, तो ये सैक्रल का है। फटाफट हमने ली फिंगर नंबर 6 जीरो स्पाइरल और ट्रीटमेंट कर दिया जो पेशेंट ने हमें बताया उसके अकॉर्डिंग। चलते चलते मोच आ गई उस एरिया में और उसको पेन आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस एरिया में मोच वाला प्रोटोकॉल फिट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्पाइरल में सैक्रल 3, सैक्रल 2, सैक्रल 1। आप भूल जाते हैं जॉइंट को कौन याद करेगा, स्पाइरल तो याद हो जाएगी, है ना, क्योंकि 10 ही स्पाइरल है। 0 से हम स्टार्ट करते हैं, कॉसेक्स, सैक्रल 5, सैक्रल 4, 3 हो गई। नेक्स्ट 3 आपकी सैक्रल 3, 2, 1, ये फर्स्ट स्पाइरल पे, नंबर 5, 4, 3 सेकंड स्पाइरल पे, नंबर 2, नंबर 1, D12, ये कौन सा एरिया है, नंबर 2, नंबर 1, D12 थर्ड स्पाइरल। ये किसका एरिया हमने उस दिन पढ़ा था, 3 वर्टिब्रास में डाली है, उस दिन हमने पढ़ा था। यदि किसी को किडनी का पेशेंट है, और अभी मैंने बताया हार्ट का भी ऐसे ही, तो किडनी की वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस स्पाइरल को भी एक बार देख लेना, जैसे हमने वहां पे सर्कुलेशन में देखा था ना, फिंगर नंबर 0 की 7 VM, किडनी का ब्लड सर्कुलेशन 6 पे, है ना, ऐसे ही यहाँ पे थर्ड स्पाइरल ले लेंगे, तो ये कौन सा एरिया है, आपकी किडनी वाला एरिया। ठीक है, फिर स्पाइरल किडनी वाला एरिया है। हाँ, किडनी आपके यहीं के बीच में आती है ना, D11 और 12 के आसपास, किसी की D12 थोड़ी सी, यदि किसी की हल्की सी बड़ी हो तो D11 और नंबर 2 तक आती है। हाँ, T11 T12 वाले एरिया में, तो मैम इसमें ओके वो वाला एरिया है, उससे करस्पॉन्ड करना है आपको इधर पे आकर के। ठीक है, चीजें एक ही जगह क्यों नहीं लिखी है इन्होंने, क्या नहीं दिख रहा, सॉरी मैम मैं उसे टी मतलब T10 T11 वाले एरिया पे किडनी होगी, तो हाँ जी, तो ये नंबर 1 2 3 4 इधर कहीं पर होगी ना, ये लिखा हुआ ना 4 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 1 D12 थर्ड स्पाइरल, यहाँ पे अपने को ट्रीटमेंट करना होगा किडनी का। जी ओके, ऐसे समझना होगा। ठीक है, हाँ, तो थर्ड स्पाइरल का ट्रीटमेंट होगा, तो वहां पे यदि किडनी में वहां से आपकी नर्व्स की सप्लाई नहीं जा रही है, या आप समझ लीजिए आपके बैक शू पॉइंट ही काम नहीं कर रहा है, तो किडनी काम नहीं कर पा रही है, तो किडनी की फंक्शनिंग को सुधारना है, तो कहाँ पे करेंगे, थर्ड स्पाइरल पे, तो हमारी किडनी की फंक्शनिंग सुधर जाएगी। आप देखते हैं किडनी के जितने भी ट्रीटमेंट हम प्रोटोकॉल देखते हैं उसमें UB23 लिखा ही रहता जी है ना, तो इसीलिए क्योंकि वो उसकी फंक्शनल इसको कवर करता है। तो यहाँ पे आपकी ये जो थर्ड नंबर की वो है, वो यही है, थर्ड स्पाइरल। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपने इस तरीके से लेते लेते ऊपर तक आ गए, तो 9th स्पाइरल हो गई C1 2 3, सर्वाइकल 1 2 3। ठीक है, सर्वाइकल वाला एरिया आपका, 9 स्पाइरल। यदि C12 में चक्कर आ रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आपने कौन सी लेनी होगी, फिंगर नंबर 6 की 9 स्पाइरल, और प्रोटोकॉल क्या लगाएंगे, अभी हमने देखा था चक्कर आ रहे हैं तो P1 सॉरी इसमें था 2 2 क्या था, sedate 2 7 sedate 5 6 tone, या बस यही लगाना है ना।
और यही अभी यहाँ पे मौसम में दिक्कत आ रही है, गर्मी के मौसम में दिक्कत आ रही है, तो क्या करूँ फिर मैं? उसमें भी ये प्रोटोकॉल था ना। हाँ, मैं भी तो सब प्रोटोकॉल पूरी फिंगर नंबर 6 9 स्पाइरल क्या था, 2 4 टोन 3 6 डेट। गर्मी में बेचैनी हो रही है ना? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं यही करूं और क्लास यहाँ चली गई है, चली गई है क्यों इतना मैं यही करूं अभी। नहीं नहीं, प्रोटोकॉल मैंने कहा प्रोटोकॉल आप वहीं से उठाइए। अब सर ने क्या कर दिया, उसको इजी बना दिया। हाँ। ठीक है ना? इजी कैसे कर दिया? हर स्पाइरल को 3-3 वर्टिब्रास दे दी, जी है ना? सिर्फ मैंने आपको जोड़ना बताया कि अब आप जॉइंट ना भी ले, बस स्पाइरल याद हो गई। स्पाइरल एक दो बारी में रट जाती है ना? कि नीचे से स्टार्ट होती है, कॉसेक्स से स्टार्ट होती है, 3-3 जोड़नी है, कॉसेक्स S5 S4, है ना? तो वो कहाँ चली गई? 0 पे। ऐसे ही लास्ट में बचेगी C1 2 3, 3 ही तो बचेंगी लास्ट की, है ना? तो सर्वाइकल का C1 2 3 अभी हम सब पढ़ रहे थे। गर्मी के मौसम में है तो C1 2 पे लगाओ, सर्दी के मौसम में है तो C1 2 लगाओ। तो C1 2 की जगह हमने 9 स्पाइरल लगा दी, सिंपल, मैम है ना? अगर किसी के हिप सैक्रोइलियक जॉइंट पे प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए फिर फर्स्ट स्पाइरल लेंगे? नहीं, या फर्स्ट स्पाइरल किस पे प्रॉब्लम है? जैसे सैक्रोइलियक जॉइंट जो पेल्विक हाँ गर्डल हाँ, उसमें प्रॉब्लम है तो आप अभी जॉइंट का ट्रीटमेंट करना होगा तो अलग। यहाँ तो हम स्पाइन से ले रहे हैं अभी, क्योंकि स्पाइन का ट्रीटमेंट हम वहां से नर्व रूट्स आती हैं तो उसके हिसाब से ले रहे हैं। अभी आ गए, आपने जॉइंट्स को याद करती हैं और अगला पेज जॉइंट का आ जाता है। पर मैं इससे पहले आपको एक चीज समझाना चाहती जो आपकी बुक्स में नहीं है, ओके। इसलिए इसको सब लोग नोट करिए। मैं बहुत धीरे से बोलूं, आराम आराम से, और सब लोग अपनी अपनी कॉपी लेके बैठ जाए। ये आपकी बुक्स में कहीं पे भी नहीं। एक और इजी, आपके आज स्पाइन का प्रॉब्लम आया है तो आपको स्पाइरल की जरूरत नहीं है ना? वर्टिकल, जैसे अभी हमने पढ़ा था, वर्टिकल लाइन से भी हो जाता है ना? पढ़ा था ना कि नई बीमारी है तो वात ज्वाइंट पे, पुरानी है तो कफ ज्वाइंट पे, और इन बिटवीन है तो हम स्पाइरल ले लेते थे। ठीक है? तो आपकी बीमारी नहीं है तो आप वर्टिकली भी इनको डिवाइड कर सकते। ठीक है? तो कैसे डिवाइड करेंगे? पहला वाला एरिया आपका कॉसेक्स का, वो मिलेगा 01 RLVM, 01 RLVM में टू 3 RLVM पे सैक्रल का एरिया, मेजर उसमें मैंने डिवाइड किया है स्पाइन को। 2 3 RLVM पे सारा सैक्रल का एरिया, 4 5 RLVM पे लंबर का एरिया, 6 7 RLVM थोरैसिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोरैसिक से क्या क्या चीजें कवर हो सकती है? हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना? आपका हार्ट, आपके लंग्स, ये सारे इसी से कवर हो रहे हैं। लास्ट बचा सर्वाइकल का 8 9 RLVM। इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई आया जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से गैस्ट्रिक ऊपर की तरफ उठती है तो इस पे भी ट्रीटमेंट करने से आपको रिलैक्स मिलता है, आराम आता है। किस पे? 6
7 RLBM क्लियर तो हो मैम गया? उतने सारे वो टीसीएम के पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। 6-7 आरएलवीएम पे आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 6 स्टोन 4-5 सीडेट या ऐसे एक सेट जो भी और लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगे वो वाला लगा, अरे वाह मैम, है ना? अच्छा है। है तो इजी ट्रीटमेंट है। है ना, बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं रखना, है ना? मेजर स्पाइन को 5 में डिवाइड किया आपने। पहला आपका सर्वाइकल, दूसरा एरिया थोरैसिक, तीसरा लंबर, 4 सैक्रल, 5 कॉसेक्स, है ना? कॉसेक्स से शुरू होता है इसलिए 0 1 2 3 सैक्रल, 4 5 लंबर, 6 7 थोरैसिक, 8 9 सर्वाइकल। ठीक है, बहुत लोगों को हम ट्रीटमेंट देते हैं, मैं तो बहुत ट्रीटमेंट करती हूँ इस पे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उस दिन कोई पूछ रहा था यहाँ पे, तो मैंने उनको बोला मैं क्लास में क्या पढ़ाऊंगी, शायद सुषमा मैमी थी, मैंने कहा मैं क्लास में क्या पढ़ाऊंगी ये आपकी बुक्स में नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए सब, ठीक है? मैम मैम एक सवाल था। हाँ हाँ पूछ बेटा। मैम जैसे कि आपने बोला 6-7 RLVM जो है, हम्म, तो जैसे कि डाइजेस्टिव इशू या फिर डायफ्राम के ऊपर में जो भी हाँ हाँ प्रॉब्लम होता है नेवल के ऊपर में, तो हाँ हाँ, फिर क्या हम उस सर्वाइकल की ही फिंगर्स एंड मीन्स वर्टिब्रा की फिंगर्स लेके ही ट्रीट कर सकते हैं डाइजेस्टिव इशू का भी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देख बेटा, लिवर का प्रॉब्लम आ रही है, अपन लिवर बहुत मेजर लिवर का प्रॉब्लम आ रहा है ना, लिवर सिरोसिस आ रहा है, तो हम कोई भी जगह छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है नाव का इम्पल्सेस नहीं पहुंच रहे हैं कि क्या कारण है, तो हम क्या करते हैं, हर जगह से ढूंढ ढूंढ के पॉइंट को लगाते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी आप, यदि डाइजेस्टिव सिस्टम का पॉइंट है और हो सकता है उसकी स्पाइनल से प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे ऐसे, एक बच्चा आता है मेरे पास, उसके स्पाइन में बेटा ट्यूमर है बना हुआ, उसके सारे लोअर्स पे उसको कुछ नहीं पता चलता। उस 19 20 साल का बच्चा है, स्टूल का नहीं पता चलता, यूरिन का नहीं पता चलता, सब बैग्स लगे हुए उसको, क्योंकि वहां से बेटा उसको मैसेज ही नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो आपको ये छोटी छोटी चीजें, मतलब आप स्पाइन की वजह से आप सोचो, फिर तो आप कॉन्स्टिपेशन का बेचारे को ट्रीटमेंट पता नहीं कहाँ से क्या कैसे करने पाओगे, पर उसको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। और प्रॉब्लम कहाँ है, स्पाइन में। स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको आप लोग को रिजल्ट मिला। तो ऐसे ही बेटा, यदि आपको ऐसा लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट दे दिया पर स्पाइन को अभी तक टच नहीं किया, तो एक बार करके, हो सकता है वहीं से लगाने से उसकी सारी यस मैम, क्योंकि मोस्टली 90% पेशेंट जो है मैम हाँ स्पाइन से रिलेटेड, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो या जैसे हार्ट में प्रॉब्लम है या स्टमक में, लंग्स में, एनी टाइप्स ऑफ, तो हाँ वो आपका स्पाइन का प्रॉब्लम इशू बताता है क्या मुझे यहाँ पे पेन होता है, फिर यहाँ पे बोलेगा, या फिर कभी लंबा में या फिर कोकिक्स में, यहाँ तक कि टेल बोन में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। हाँ तो बेटा, जैसे हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, ये वो सब चीजें, फिर भी कैसे हाँ सेटिस्फाई नहीं होता है, हाँ सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है मैम। थैंक बिल्कुल यू सो बेटा, मच। स्पाइन स्पाइन को पकड़ के बेटा कर लो और बहुत बारी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाए। ठीक है ना? ओके तो ओके। नेक्स्ट है बेटा 10 मेजर बॉडी जॉइंट्स। ये अभी पढ़ना चाहते हो कि किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? फिर आप कहोगे बहुत जल्दी बढ़ गई मैं, स्पीड नहीं से चल मैम, रही हो, आप आप वो आराम मैम से अभी मत कराइए मैम, फिर अभी नहीं पढ़े। नहीं मैम, अभी मत कराइए, यही अभी इतना ओवरवेलमिंग लग रहा है। मैम तो मैम अभी नहीं चलो पढ़ाइए प्लीज। और वो ठीक है ठीक है, स्पाइन का चलिए पढ़ना, अब हम एक बारी हम उसको फिर से समझते हैं जो आज हमने पढ़ा। हम बिना बुक के समझते हैं, बुक सब लोग बंद कर। हमने आज पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि स्पाइन की अलग अलग नर्व्स आ रही है हमारी बॉडी। ठीक है, ये आप सब फर्स्ट सेमेस्टर से जानते हैं, लेवल जो फर्स्ट से जान रहे हैं कि हमारे बैक शू पॉइंट जितने भी हैं, हर ऑर्गन का बैक शू पॉइंट हमारे स्पाइन में है। वो क्यों है? क्योंकि जब तक वहां से नर्व के कहीं से भी उसको स्टिमुलेशन नहीं होगा तो ऑर्गन वर्क ही नहीं, है ना? इसलिए तो कह रहे हैं न्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट। तो नर्व्स को, आपकी जितनी स्पाइन है, यदि एक दो वर्टिब्रा है तो एक यहाँ से भी नर्व आ रही होगी, एक यहाँ से भी आ रही है, इसलिए दो दो वर्टिब्रा चल रही है। यदि यहाँ वाली कंप्रेस हो रही है तो वो यहाँ पे दिक्कत देगी, यहाँ वाली कंप्रेस हो रही है तो यहाँ दिक्कत देगी।
फिर मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने बताया कि देखो नर्व के कंप्रेशन जो होते हैं वो कहाँ तक आ, आपकी बुक्स में उस दिन मैंने बताया था, आप लोग नहीं समझ रहे थे तो मेरे को वीडियो दिखाना पड़ा, है ना, कि यदि लंबर 5 में प्रॉब्लम है तो पैर के आपके यहाँ पे लंबर 5 का एरिया है, इतना बड़ा एरिया लंबर 5 कवर करता है, तो वहां पे जो दिक्कत आ रही है ड्यू टू लंबर 5 हो सकती है। आप अपने चेक करने के लिए आप यहाँ पे अपना लंबर 5 का जहाँ पे भी आपका एरिया है उसको दबा के देखिएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये लंबर 5 का ही प्रॉब्लम है, पैर का और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था उस दिन कि आप लोग जब भी आर्टरीज का ट्रीटमेंट करना होगा तो अपने प्रोब को यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोब को घुमाओ, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यदि पैर में आपको दिक्कत आ रही है, आप कंफर्म है, आपने क्या किया, यहाँ पे फिंगर नंबर 6 को घुमा के देखा, पेशेंट को स्पाइन में पेन आ रहा है, ठीक है। फिर कंफर्म करने के लिए कि पैर में ये जब बता रहा है, ये बुक हमने खोल ली सामने से और देखा कि लंबर 5 का एरिया कहाँ कहाँ तक आ रहा है, और फिर कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे किया। ये आपके पास एमआरआई नहीं है इसलिए आप कंफर्म कर रहे हैं, एमआरआई है तो फिर आपको इतना कंफर्म करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ कंफर्म करके देख लिया एग्जैक्ट होगा। एक बार आपको बताती हूँ, मैं सर के पास गई, मेरे सर यहाँ तक दर्द आ रहा है और मेरे को उससे पहले साथ में कमर में बहुत तेज दर्द आ रहा है, तो मैंने सर को बोला सर मेरे को कमर में बहुत दर्द आ रहा है, तो सर ने बोला नहीं तुम अपना C6 का एक्सरे करो। उसकी नौबत ही नहीं आई कि दूसरे की तीसरे दिन एक्सरे की सोचती, उससे पहले ही मेरे को बिल्कुल मैं पैरालाइज टाइप हूँ। मैं आज उस दिन को भी सोच के एकदम घबरा जाती हूँ, मैं सोची वो दिन कभी ना आए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं पैरालाइज, पैर ही नहीं हिल रहा था। तो ये वही है ना, सर कहते हैं सर्वाइकल से लंबा लंबा, तो सर्वाइकल से लंबा मैम ऐसा पूरा ही एरिया मेरा गड़बड़। सॉरी क्या बोल रही हो अल्पना? सॉरी सॉरी मैम, मैं बीच से बोल रही थी, अच्छा, सॉरी। तो मैं एक ऐसे केस पूछ रही थी आपसे। हाँ हाँ अभी अभी बात पूछ लेना बेटा। तो C52 आपके कहीं पे भी हो सकता है, तो C6 अभी हमने देखा C6 हम पे आ रहा है, या तो सर ने मुझे यहाँ पे सिर्फ टेस्ट किया और बोला बेटा C6 में प्रॉब्लम आ रही है, जरा अपना एक्सरे करवाओ। तो नेक्स्ट कराना ही पड़ा एमआरआई, तो उसमें आ ही गया, मतलब इतना कंफर्म था सर ये C6 का प्रॉब्लम है, और सेम एमआरआई की रिपोर्ट देता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, और किसी के पैसे बचाना चाहते हैं तो हमारे के पैसे भी आप बचा लें, ठीक है ना। पेशेंट बेचारा पैसों से ही परेशान होता, इतने कल्पना खर्चे जी, होते हैं, राइट मैम, राइट। तो हम उसको ये हम कुछ पैसे बचा लेते हैं हम लोग, तो वो भी खुश हो जाएगा भाई, और C6 में ही उसको प्रॉब्लम आती। मैडम ये फिर जब आप, कितनी पुरानी बात है? ये कितनी पुरानी बात है, कम से कम 12-13 साल हो गए। ओके ओके। तब डॉक्टर पांडे नए नए आए थे मेरे क्लिनिक में एज ए स्टूडेंट बन के, और उसी बच्चे ने मेरे को खड़ा किया तो उसने मेरे को हर 2 दिन के बाद आके हर रोज सवेरे शाम 2 बार आता था दिन में मेरी फिजियोथेरेपी करने के लिए। पर मतलब इसमें निर्मल जी का भी हाथ है, मैंने उनको बोला कि जब डॉक्टर ने कहा कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको या तो हॉस्पिटलाइज करो, हम जानते नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इनको बोला ये पकड़ के मेरा चेक करो, तो इन्होंने एनर्जी निकाल के दी, जो कि यदि मैं मेरी समझ में होती तो मैं कभी ना लगाती, पर वो मैं ये लगा के गया और मैं थोड़ी देर में ही मुझे नींद आ गई, जो मैं पूरी रात से जाग रही थी दर्द की वजह से। थोड़ी देर में डॉक्टर पांडे आए मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए, सेकंड डे ही था और मैं पेशेंट देख रही थी, उल्टा हो गया तो वो कैसा था कि उसमें आया था 2 टोन, और निर्मल जी ने को पता तो था नहीं, उन्होंने 2 टोन कर दिया, उन्हें क्या पता 2 वायु होती है। तो आप हैरान होंगे कि ये 2 टोन, मतलब उस समय मैं खुद हैरान थी कि 2 टोन, और जब रिपोर्ट आई तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, तो स्लिप डिस्क में कभी कोई मेरा 2 टोन नहीं करता, पर मेरा 2 टोन से ही मुझे आराम। क्यों आराम आया? मैं सारा दिन बैठी रहती थी, 8-8 घंटे 9-9 घंटे हिलती नहीं। तब डॉक्टर पांडे ने कहा कि नहीं मैम कुछ तो बनाना पड़ेगा, आपको उठना ही पड़ेगा, चाहे आप आधे घंटे में पानी के लिए उठे, किसी भी बात के लिए उठना ही पड़ेगा। वो मैंने सिस्टम तब से अप्लाई कर लिया कि मुझे उठना ही है, आधे घंटे के बाद कुछ भी करके। तो ये 2 वायु कभी कभी हमको ऐसे लगता है, इसीलिए मैं बोल रही थी आपको
टेलरिंग करनी भी आनी चाहिए, कस्टमाइज। हर किसी को स्लिप डिस्क में 2 की सेडेट नहीं होता, 2 टोन भी होता है। मेरी ऊपर से लेके नीचे तक स्पाइन में स्लिप डिस्क है। तो 2 टोन ऐसा इसीलिए बोलती हूँ कि कस्टमाइज, अपने से इन्फ्लुएंस निकालना सीखिए, तब आप बहुत अच्छे से आराम देते हैं पेशेंट। उसके बाद अगला हमने आपको बताया कि नर्व के बाद हमने आपको बताया कि हमारे पास नर्व के अलग अलग वो हैं, और उसी पे हमने जॉइंट्स के हिसाब से देखा, 2 हड्डियों के बीच में एक एक नर्व का वो जो लिखा हुआ है। यदि आपको जो भी उससे पेन आ रहा है, यदि आपको बोन्स याद नहीं होती है, तो फिर अगला सर ने इजी कर दिया, फिंगर नंबर 6 पे 3-3 वर्टिब्रास डाल के ट्रीटमेंट को आसान बनाया। जैसे कॉसेक्स से स्टार्ट हुआ 0 स्पाइरल पे, ठीक है, उस पे 3 स्पाइरल लेके नर्व के पेन आपके कहीं पे रेडिएट हो रहे हैं, तो आप उसको लगा के पेशेंट को आराम दे सकते हैं। और ये याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 30 वर्टिब्रास है हमारी स्पाइन में, 10 स्पाइरल्स हैं, उसको 3 उसमें डाला, और एक रूल है कि हमने कॉसेक्स से ही शुरू कर, तो कॉसेक्स हमारा 0 पे आ गया। कॉसेक्स क्योंकि 1 मानी जाती है, तो कॉसेक्स सेक्रेल 5, सेक्रेल 4, और ऊपर का एक और अच्छे से याद हो गया, C1 2 3, है ना। 9 स्पाइरल पे C1 2 3, बीच की 3-3 आप बना ही लेंगे सब लोग, है ना। तो बुक नहीं भी है तो ये चीज छोटी सी याद करके आप कर सकते। यदि ये भी नहीं है आपके पास, पेशेंट को आज ही स्पाइन का प्रॉब्लम आया है, तो मैंने एक और इजी तरीका बताया कि आप वीएम लेके पूरी स्पाइन को मेजरली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले आपका सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉसेक्स। रूल के हिसाब से कॉसेक्स पहले आएगा, तो 0-1 RLVM पे कॉसेक्स, 2-3 पे सैक्रल, 4-5 पे लंबर, 6-7 पे थोरैसिक, 8-9 पे सर्वाइकल। इससे भी आप ट्रीटमेंट करके पेशेंट को आराम दे सकते हैं। आज की क्लास हमने सिर्फ इतनी ही पढ़ी, ठीक है। और कुछ प्रोटोकॉल समझे कि सर्वाइकल यदि फ्रैक्चर है कहीं का भी, तो प्रोटोकॉल एक ही है हमारे पास, 3 4 5 7 टोन, 2 6 सेडेट। अगला एक और प्रोटोकॉल पढ़ा जो कि मोच वाले भी बहुत लोग आते हैं, चलते चलते पैर में मोच आ गई, कहीं पे भी मोच आ गई, नी में मोच आ गई, एंकल में मोच आ गई, तो मोच का प्रोटोकॉल एक ही है हमारे पास, 2 5 6 सेडेट, 1 7 टोन, ठीक है। आज हमने यही पढ़ा। अब अल्पना कुछ पूछना चाह रही थी, अल्पना पूछ लो बेटा। अल्पना तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा? नहीं पूछना बेटा किसी? आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है बेटा। हेलो। हाँ हाँ बच्चे बोल साइड में स्लिप डिस्क की वजह से। हाँ नहीं, फिर आवाज चली अल्पना। लंबो स्पाइन में स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क, हाँ जी। तो अभी हमने पैरालिसिस की स्टेज थी। हाँ हाँ तो इमीडिएटली ऑपरेशन हो गया था, तो हाँ बच गया पेशेंट, बट उसकी फुट ड्रॉप हो गया। हाँ हाँ बेटा, राइट फुट ड्रॉप हो गया। हाँ तो इसको भी हम स्पाइन से इस तरह से कुछ कर सकते हैं? ठीक। हाँ बेटा, एक फुट ड्रॉप का एक सिंगल पॉइंट है 40, स्टमक 40। ओके, उसको बेटा लगा दे, फुट ड्रॉप को ठीक करेगा ये धीरे धीरे। दूसरा बेटा, ओके। ये मैडम सीडेट होगा, सीडेट होगा ना? टोन होगा, फुट ड्रॉप हो गया ना, पैरालिसिस हो गया उसको। हाँ, दैट्स स्टोनिंग। ठीक है। दूसरा लिख ले बेटा, हाँ जी।
फुट ड्रॉप इसलिए होता है बेटा कि जैसे अभी हमने बात की पैरालिसिस हो चुका है ना बेटा, तो वहां हाँ पे जी। एक प्रोटोकॉल लगा लेना 1368 टोन, हाँ जी। 2457 सेडेट। ओके मैम, ये हम उसी तरह से करेंगे जो आपने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया, ऐसे करके लंबर में। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे भी लंबर के वो देख लेना बेटा, हाँ लंबर जी। 5 4 3 जो भी है, कहाँ पर है, मतलब एरिया क्या है वो देख के बस उसे ये प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है? 9 मिनट है मैम हमारे पास। हाँ मैम बेटा, पूछ ले बेटा। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। और मैम मुझे ये पूछना है, जैसे हमने स्पाइरल को डिवाइड किया है, तो हमारी जो स्पाइन वाली जो फिंगर है, फिंगर नंबर 6, हाँ राइट मैम? हाँ बेटा, अभी जैसे कि C1 हो गया, अभी हाँ जनरली हाँ सर्वाइकल तो 7 होते हैं, तो हमने हाँ 1 to 7, तो जैसे 2 स्पाइरल लिए, अभी जनरली हाँ कैसा है कि भाई अनेक में पेन आ रहा है, राइट? वो हाँ फिर यस बोन हो या नो बोन हो, यानी सर्वाइकल में पेन हो रहा है, तो हाँ, हम फिर 2 स्पाइरल लेके भी ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आगे और देख, पीछे का लेके। कल हमने एक और बेटा इससे पहले हमने वीडियो देखा था जिसमें लिखा था यस बोन और नो बोन का प्रॉब्लम किसके पास होता है, किसके पास था उस दिन? यस, हाँ, एटलस के पास में और एक्सिस के पास में होता है। एटलस एंड एक्सिस के पास वेरी में। गुड, एटलस, है ना? तो ये तो सिर्फ उसी का ही प्रॉब्लम, यस बोन और नो बोन का होगा, तो हम सिर्फ जहाँ पे C12 आ रहा है वहीं पे, ठीक है। या पर मेजरली जो आपके पास पेशेंट आते हैं ना, तो C1 C2 के बहुत कम आते हैं। ज्यादातर पेशेंट हमारे पास C4 C5 C6 के आते हैं, मेजरली C7 मैक्सिमम, है ना। मेजरली जो लोगों को आती है दिक्कत C4 C5 C6, C3 वाला भी जन नहीं तो पेशेंट रोता ही रहता। सर कहते हैं ऐसे पेशेंट इतनी जल्दी ठीक नहीं होते हैं, वो जनरली रोते ही रहते, मतलब घसीटता रहता है। C3 भी बहुत खराब है ना। तो ज्यादातर हमारे पास पेशेंट जो आते हैं C4 C5 C6, इसलिए ज्यादातर देखो सर के प्रोटोकॉल में लिखा होगा, सर्वाइकल की बात होगी, हम पूछते हैं तो बोथ स्मॉल फिंगर बता और बोथ रिंग फिंगर का, है ना। यहाँ पे कौन सा हुआ? C12 C34 C56, है ना। तो ये मेजरली हमारे पास यही है, या फिर जाके C7 पे आता है, तो इसलिए C7 और C56 का ट्रीटमेंट है, वो स्मॉल फिंगर बार जॉइंट, बोथ रिंग फिंगर कप। ठीक है, थैंक यू मैम। मैंने इसी को लेके किया था, आगे पीछे की बोन लेके, हाँ तो हाँ इसलिए मैं कंफर्म भी कर रहा हूँ कि जैसे जनरली C1 C2 C3, तो जैसे हाँ C4 5 मैंने तो प्रोब से ही उनका चेक कराया था, तो उसमें पेन आया था, तो हाँ उस वक्त मैंने मेथी पट्टी से ही किया था, हाँ हाँ लेकिन आगे और पीछे की सर्वाइकल लेके यानी वो प्लॉटिंग करवाया था, हाँ, तो इसलिए वो कंफर्म भी करा। थैंक यू मैम। जी ठीक है। मैम एक बार फिर से, बोथ स्मॉल फिंगर V जॉइंट, बोथ मिडिल हाँ फिंगर P जॉइंट, ये सर्वाइकल नहीं, का बोथ स्मॉल फिंगर बार जॉइंट, बोथ जी, रिंग फिंगर कप। बोथ रिंग फिंगर कफ जो जॉइंट। अब नया वाला आया है वो जब हम नई बुक पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे। ये किस चीज का ट्रीटमेंट है मैडम? सर्वाइकल का। ओके। मैम ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि सर्वाइकल के पेशेंट्स, ये भी ट्राई कर लिया मैंने, ये भी ट्राई कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, ये भी ट्राई कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे ही बोलते रहते हैं वो लोग। तो आप क्या बताती हैं उनको? वही फिक्स प्रोटोकॉल बता लेती होंगी ना। तो आप देखिए, मैंने आपको बोला ना, मैं फिक्स प्रोटोकॉल वाली नहीं हूँ। मेरा टू कोई सिटेट कर देता तो मैं ठीक ही ना होती, है अब ना। मैम वही है ना, बोलते हैं इन्फ्लुएंस निकालो, तो अभी नहीं सब निकाल सकते, तो आप फिक्स प्रोटोकॉल ही बताते हैं। हाँ, फिक्स नहीं तो फिर बेटा नहीं आता ना, तो उनको सिर्फ मेथी बता, मेथी पट्टी लगा प्रोटोकॉल मत बता। जी। इससे बेटर है मेथी। मैम ये सर्वाइकल वाला एक बार प्लीज रिपीट करिएगा। बोथ स्मॉल फिंगर बात जॉइंट जी और बोथ रिंग फिंगर कप जॉइंट। ज्यादातर सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं C4 5 6 और C7, ज्यादातर सर कहते हैं C5 C6 के ही होते हैं, है ना। तो आगे पीछे का ले लेते हैं C4 और C7 को, अदरवाइज C5 6 के ही पेशेंट होते हेलो।
और ट्रीटमेंट हाँ क्या है जी मैम? जी, ये बहुत बहुत स्मॉल फिंगर उस वाला पे जो उस पे जो पेशेंट बता रहा है, अभी उसके हमने हिसाब देखा से ना, उसके अकॉर्डिंग ले लें। नहीं तो ठीक है, मेथी दाना लगा ले। हाँ मेथी दाना, उस मतलब यदि पेशेंट 2 बारी के बाद भी बोल रहा मुझे दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो मेथी दाना, उसको बोलो मेथी स्ट्रिप लगा दो। जैसे आपने एक प्रोटोकॉल डी जनरेशन का है, 245 सेडेट 372, है ना, आप रिपोर्ट में डी जनरेशन लिखा है तब तो ये प्रोटोकॉल काम कर जाएगा। यदि प्रोटोकॉल में डी जनरेशन आपको नहीं पता, पेशेंट कुछ भी नहीं बता रहा है, सिर्फ सर्वाइकल बता रहा है, तो हम कहीं गड़बड़ ना कर दें, तो उसको सबसे अच्छा उसको मेथी बता दें कि मेथी स्ट्रिप लगा दो, सिंगल स्ट्रिप। मैम एक सवाल और है। हाँ हाँ बताइए। अगर जैसे सॉरी, ब्लैडर प्रोलैप्स है, हाँ, यूट्राइन प्रोलैप्स है, और हम्म जो शाइटिका भी है, हम्म और हिप जॉइंट में इचिंग भी है, हम्म which aggravates at night only, सोते हम्म, वक्त ही होती है, which is there outside this thing, it's not the internal itching, उसको फंगल हाँ इन्फेक्शन हाँ कुछ नहीं है, हाँ एक्सटर्नल स्किन के ऊपर इचिंग है विदाउट एनी दिस थिंग। क्या ये सारी हाँ हाँ, चीजें एक साथ मतलब इनका कारण कोई एक ही है? which I feel nerves हो सकती हैं या बिल्कुल बिल्कुल, आप सर्कुलेशन का प्रॉब्लम? बिल्कुल ठीक समझ रही है, ये नर्व का ही है, और रात में होती है तो सर्कुलेशन भी हो सकता है। रात में सर्कुलेशन क्यों खराब होता है? लेटने से? लेटने से, और हम सो दूसरा कोई काम नहीं कर रहे ना, बिल्कुल हाँ जी। सो रहे हैं, तो सर्कुलेशन और एक सेकेंड सर्कुलेशन और गड़बड़ हो जाता है ना, हम्म। कम हो जाता है, तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ज्यादातर आपको रात में मिलती ओके। ठीक है। लेकिन जो बाकी चीजें जो है जैसे शाइटिका है, वो हाँ तो सारा टाइम होता है, वो तो दिन में ही होता है, दिन में भी हाँ होता हाँ, है। तो प्रोटोकॉल तो अपने पास एक ही है, इतनी सारी आपने बातें बताई ना, ईचिंग ईचिंग और प्रोलैप्स प्रोलैप्स, हम्म। इसमें क्या हो गया, 7 बिगड़ गया है आपका, ओके। है ना, प्रोलैप्स हो गया है। और एक आप मेजर इशू बता रही हैं 2 का, ईचिंग है, 2 बढ़ गई है, यही तो हुआ, है ना। और यहाँ वेट ज्यादा होता है तो कोई चीज प्रोलैप्स कर जाती है, अपने भार से प्रोलैप्स कर जाती है, तो 2 4 5 सेडेट तो हो ही गया हमारे पास, एक प्रोटोकॉल तो आ ही गया, है ना। और ओके। 1 7 हो सकता है, 3 7 हो सकता है, क्योंकि ईचिंग है तो 3 7 ना करके आप 1 7, वो टोन करेंगे। ठीक है। ये कहाँ पे करेंगे मतलब? एनसीएच पे, एनसीएच? नीचे की प्रॉब्लम है तो पैरों के एनसीएच लेके आप ये ट्रीटमेंट कर लीजिए। सारे एनसीएच के ऊपर? नहीं नहीं, जिस पे आपको दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी आपने नील चक्रा की अभी वो पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं बता नहीं रही, अच्छा। है ना। आप ट्विस्ट करके देख लीजिएगा, पेशेंट को जहाँ पे दर्द आ रहा है वहां पे ये लगा दीजिए। मैडम एक क्वेश्चन मैं पूछूं? पूछिए पूछिए, बिल्कुल। मैडम ये बैक साइड में दर्द हो ना, दोनों साइड में, डायफ्राम से ऊपर की साइड, तो हाँ वो क्योंकि मैं आज थोड़ा क्लास में बीच बीच में इधर उधर रही तो पूरा नहीं हाँ हाँ, कंसंट्रेट कर पाई थी, तो उसके लिए कहाँ ट्रीटमेंट देना चाहिए? देखिए अब डायफ्राम से ऊपर है ना, हाँ जी, तो डायफ्राम से ऊपर क्या आता है? यूबी और यूबी आता है। यूबी तो आएगा ही आएगा, पर यूबी में क्या आएगा, कौन से पॉइंट्स आते 13 14 15 16 ऐसे पॉइंट आएंगे। हैं? 13 14 15, है ना, मेजर 16। लंग्स, हाँ जी, पेरिकार्डियम, हार्ट, है ना, हाँ जी, हाँ मेन जी, ऑर्गन का। तो हाँ जी। इनमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्या, आप इसको पेशेंट को ट्विस्ट करके देखिए, हार्ट पे, लंग्स पे, वो भी आप साथ अच्छा, करके देखिए। अच्छा, फिर उसके साथ पेशेंट को इनके वर्टिब्रास के हिसाब से आप ट्रीटमेंट दीजिए उनको, है ना। जैसे अभी आपका जो एरिया है वो थोरैसिक 1 2 3 4 ऐसे वाला हो गया, ठीक है। ये कहाँ हाँ। पे मिलेगा, C7 के बाद खत्म हो रही है आपकी थोरैसिक 1 आ रही है, कौन सा थोरैसिक 2, पड़ेगा? रिंग थ्रेसिक 1 फिंगर, 2 रिंग फिंगर, रिंग फिंगर। C7 थोरैसिक 1, फिर 2 3 4 5 रिंग फिंगर ही तो हुई आपकी। थ्रेसिक 1 कौन सा एरिया पड़ेगा मैडम? थ्रेसिक 1 2। ये देखिए रिंग फिंगर, आप इस बुक को खोलिए, पेज नंबर कहाँ से निकालूं, पेज नंबर मैंने तो बुक
बंद कर लीजिए, पेज नंबर 97 हिंदी में तो उसी के आसपास होगा। है ना, उसमें देखिए रिंग 104 फिंगर में नीचे लिखा हुआ है C7D1। D1 मतलब थोरेसिक 1। रिंग फिंगर दिखाई दिया आपको? हाँ जी, हाँ जी। D23 का मतलब है T23, थोरेसिक 23। अच्छा, डी का मतलब थोरेसिक, ठीक है मैडम। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, D45 ठीक है, है ना? थोरेसिक 4-5। हाँ, तो हाँ बस जी, यहाँ से आपने ट्विस्ट करके देखा और हाँ, इन इन जॉइंट्स पे और वहां पे उनको चाहे मेथी भी बांध देंगे दोबारा। ओके, ठीक ठीक है है। मैडम, ठीक है मैडम, थैंक यू। हम्म, पर साथ में जरूर देख लेना कौन से ऑर्गन हिट हो रहा है, हम्म। उसको भी जरूर दीजिए, वो तभी कैसे थोड़ा देखें, आराम है। ऑर्गन कैसे देखें? अभी तो बताया ऑर्गन कैसे वही देखें। ट्विस्ट करके। हाँ, हार्ट वाले जॉइंट कौन सा है आपका, उसको ट्विस्ट करिए। लंग्स अच्छा, वाला कौन सा और आपका जॉइंट है, उसको ट्विस्ट करिए। अच्छा, हार्ट, लंग्स और बस पेरिकार्डियम, यही तो एरिया ओके, है आपका। ठीक है, तीनों के जॉइंट को ट्विस्ट करके देखें। हाँ बिल्कुल। तो अगर हार्ट में पेन हो तो क्या करना पड़ेगा फिर? अभी तो बताया आपको मैंने, क्या हो गया आपको इंदु जी, अभी बताया रिंग फिंगर पे मेथी बांध नहीं, दीजिएगा। नहीं, वो हार्ट तो पे आप भी बांधी है, हार्ट पे भी हार्ट, बांधनी पड़ेगी आपको। अच्छा, तब हार्ट में भी बांधनी पड़ेगी और यहाँ भी बांधनी हाँ पड़ेगी। हाँ, ठीक है मैडम, जिस है ना, ऑर्गन में इसलिए है। बोल रही हो कि आपको मैंने एक बार पहले भी एक केस बताया कि एक पेशेंट आता था और उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो सर्वाइकल सर्वाइकल करता रहता, है ना, UB15 के पास दर्द बता। हम्म। तो ऐसे ही है कि उस ऑर्गन को भी आप जरूर देखिए साथ में। अच्छा, अच्छा, यहाँ भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और अगर जिस ऑर्गन में पेन है वहां भी हाँ दोनों जगह। दोनों जगह मेथी पट्टी लगा लें। हाँ दोनों जगह। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है, आपकी क्लास आज यहाँ पे खत्म करते हैं मैम। सब मैम लोग। हाँ हाँ। आप फ्री कब रहते हैं? बात करनी थी आपसे मुझे। हाँ, तूने बात तो कल ही तो बोला था बेटा, आजकल बड़ा थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा है, मेरी पेट नहीं आ रही है अच्छा अच्छा, तो ठीक है इसलिए मैम। टाइम नहीं मिल रहा बेटा, पर कल से वो आ रही है, तो कल के बाद थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं तेरे से बात करूँ। मैम ठीक मुझे है भी मैम। अपॉइंटमेंट लेना ओके, था विपुल हाँ और हाँ थैंक यू। रिया हाँ, के लिए। हम लोग कल ले लेंगे सारा, है ना, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है मैम, मैं आपको ठीक कॉल है। करके पूछ लूंगी। हाँ हाँ, चलिए, थैंक चलिए। यू मैडम, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू ओके थैंक मैम। यू। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे लग रहा था तू कार में जा रही है बेटा, पीछे से तेरी कार दिख रही चल। हाँ, वो क्लास के लिए तो मेरे को इसी के लिए तो खास मंगा रही थी मैं। अभी वो बच्चा रोज मुझसे पूछ रहा है कुछ सीखा, मैंने कहा बेटा टाइम नहीं मिलता, अभी तो बस काम ही। अभी तो सिर्फ ये बेटा, इसको व्हाट्सएप की तरह बड़ी स्क्रीन हो गई है, बस इतना ही यूज कर पा रही हूँ और कुछ नहीं। हाँ, अभी भी इतने कॉल आ रहे थे। आपने खाना खाया कि नहीं? खाना तो बस मैं 2 मिनट में चाय बनाती हूँ। अरे चाय पिएगी ना तू? तो फिर ठीक है ना
Uh,